शतदिन रेडियो के सभी श्रोताओं को प्रज्ञा मिश्र का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, साक्षात्कार के कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं रमेश चंद्र जी। चर्चा का नाम है किताब की बात रमेश चंद्र के साथ। आइए जाने कौन है रमेश चंद्र। 31 दिसंबर 1964 को जन्मे साहित्यकार श्री रमेश चंद्र जी। आपने शिक्षा जो हासिल की वो इस प्रकार है: बीएससी, बीएड, अंग्रेजी से एमए, और आप रिसर्च स्कॉलर रहे। विभिन्न भाषाओं पर आपकी मजबूत पकड़ है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी। प्रकाशित पुस्तकों में अब तक जो नामी रही नागराज, सरहद का खून, दिखना पहाड़ी, और आज जिस किताब के साथ ये साक्षात्कार मैं यहाँ कर रही हूँ उसका नाम है रुकना नहीं राधिका। मंचीय नाटक प्रधान का पोखरा, नचनिया एवं चिट्ठी आई है, आकाशवाणी के कथा जगत कार्यक्रम में प्रसारित चर्चित कथाएं, घंटाघर एवं पगला धारावाहिक तिरितिया के दौर में 30 एपिसोड का लेखन, सामाजिक सरोकार तथा नशा मुक्ति एवं जल जीवन हरियाली पर दर्जनों गीत, पद्मश्री उदित नारायण एवं मोहन राठौड़ के स्वर दिए गए उन गीतों को। पुरस्कार सम्मान की बात करें तो ये श्रृंखला यही समाप्त नहीं होती। शिक्षा का अक्षर श्री पुरस्कार, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा फणेश्वर नाथ रेणु सम्मान तथा थावे विद्यापीठ द्वारा साहित्य रत्न सम्मान। हम शब्द रेडियो पर समझते हैं कि इतनी मेहनत और इतनी लगन से, दिल से जो साहित्य सृजन रमेश चंद्र जी कर रहे हैं, इस सम्मान का सिलसिला तो चलता रहेगा और बहुत आगे तक जाएगा। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माइक हैंडओवर करती हूँ हमारे आज के अतिथि श्री रमेश चंद्र जी की तरफ। रमेश चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अपने शुरुआती जीवन के बारे में मुझे कुछ बताएं। बड़ा उतार चढ़ाव का जीवन रहा है। मैं समझता हूँ कि एक लेखकीय जीवन सीधा सपाट नहीं होता। 5 सितारा होटलों में बैठ करके गांव की गरीबी का और राधिका का चित्रण करना बड़ा मुश्किल होगा। बातें कही जा सकती हैं, कहानियों में फिरी जा सकता है, हवाई जहाज आ सकती है, रॉकेट साइंस की बातें आ सकती है, लेकिन पैरों में जो फटी बेवाइयां होती हैं उनको देखने के लिए वो जिंदगी जीना पड़ता है। तो कमोबस मैंने भी यही जिंदगी जिया है और एक टफ स्ट्रगल, एक कठिन संघर्ष के बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरी कहानियां मेरी जिंदगी का उन्माद होती हैं, उस समाज का उन्माद होती हैं जिस समाज के बारे में बापू अक्सर कहा करते थे कि हिंदुस्तान की आत्मा गांवों में निवास करती है। और आज भी 70-75% लोग गांवों में रहते हैं। क्या जद्दोजहद उनकी जिंदगी में होता है, किस तरीके से जिंदगियां चलती है। मैं अपने सूबे की बात करूं तो सूबे बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिलों में लगभग 10-15 जिलों को छोड़ दें तो बाकी सारे जिलों की स्थिति आज भी जद्दोजहद की है और कठिन संघर्ष से वहां जीवन चलता है। पूर्वांचल इलाका हो, कोसी का इलाका हो, सीमांचल हो, वहां से जो रेलगाड़ियां निकलती हैं, गुजरती हैं, तो इन रेलगाड़ियों के डब्बे से होकर के जिंदगियां चलती हैं। मुसलसल 2-3 दिन का सफर पूरा करके पंजाब, लुधियाना, कलकत्ता जैसे स्टेशनों पर जब निकलती है, रुकती है, तो वहां से एक जिंदगी की शुरुआत होती है और वो जिंदगी एक महासफर में बदल जाती है। कुली से लेकर के आजी तक का सफर ये बिहार सब चलता है, ये करता है। तो ये सीमांचल की कहानियां हैं जो रग रग में व्याप्त है। मैं चूंकि शिक्षा विभाग में मुझे काम करने का तजर्बा हासिल हुआ, लगभग 37 साल तक मैंने शिक्षा विभाग में
काम किया, आज भी काम कर रहा हूँ। तो मेरी कहानियों में उन्हीं किरदारों को चलते फिरते आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। अब मैं उन किरदारों को एक मंजिल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब तक हम अपने भाग्य पर रोते रहेंगे। माना हमने, तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे सनम तुझको खबर होने तक। ये 6 महीने का पानी कोसी के इलाके से हटने वाला नहीं है। ये प्रकृति की लीला है, ये चलता रहेगा। लेकिन उसी के उसी अंचल से हमें किरदार को गढ़ने होंगे, पात्रों को निकालना होगा, तभी वहां की जिंदगियां बदलेगी। रुकना नहीं राधिका, वैसे ही एक बेटी की कहानी है जो बहुत छोटी सी जिंदगी को जीने के लिए सिपाही भर्ती की परीक्षा में दौड़ लगाने के लिए पटना पहुंचती है। आपने कहानी और किताब आपने पढ़ी होगी। तो कुछ इसी तरह की जिंदगी मैंने जिया है। और दुष्यंत की अल्फाज में कहूँ तो जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ, सिर्फ वही गजल आपको सुनाता हूँ। जी, मैंने उस दर्द को महसूस किया है और आज भी कर रहा हूँ, तभी मैं लिख पाता हूँ। यही मेरा पास्ट है, यही मेरा अतीत है। जिस दर्द को आपने महसूस किया, उसको अपने लेखन के टूल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके शुरुआती दिनों में कैसी तैयारी लगी? क्या सिर्फ शिक्षा विभाग में होना और जो पढ़ाई लिखाई आपने अपने शैक्षणिक जीवन के लिए की, जो स्कूलिंग की होगी या जो कॉलेज, क्या वो पर्याप्त रहा, या अतिरिक्त आप काफी मेहनत करते थे अपने लेखन को लेकर के? मैं बिल्कुल सामान्य सा विद्यार्थी था। मैं महसूस करता था कि अगर शिक्षक चाहे तो किसी भी विद्यार्थी के जिंदगी को एक आयाम दे सकता है। और मैं अपने उन गुरुओं का ऋणी हूँ जिन्होंने मुझ पर नजरसानी की, मेरे अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को उजागर किया। मैं उन तमाम अपने शिक्षकों का आजीवन आभारी रहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी प्रतिभा को सम्मान किया। मैं औसत विद्यार्थी ही था, कोई बहुत टॉपर विद्यार्थी नहीं था। और जब मैं कामयाब हो सकता हूँ, बिहार शिक्षा सेवा का अधिकारी बन सकता हूँ, निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर जा सकता हूँ, या ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर जा सकता हूँ और बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को आपने सुना होगा। जी। मैं पूरे स्टेट के लिए काम कर रहा था और मैंने जिन 2 विद्यार्थियों को निखार करके दिल्ली भेजा था जो प्रधानमंत्री जी से बात करने में सफल हुए, उन विद्यार्थियों को कली से फूल तक बनने के सफर को मैंने जिया है। वे बच्चे आज मेरे परिवार में शामिल हो चुके हैं और अपनी हर सुख दुख को मुझसे शेयर करते हैं। वो बच्चे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि एक विराज जैसा गया का एक मामूली स्वर्णकार परिवार का लड़का अगर प्रधानमंत्री जी के यहाँ जा सकता है, एक अंशु प्रिया जैसी एक बहुत ही गरीबी गुर्बत में और अपने मामू के घर में रह करके पढ़ने वाली लड़की मधुबनी जैसे रिमोट इलाके से निकल करके दिल्ली के गणतंत्र दिवस के परेड में प्रधानमंत्री जी के बुलावे पर वहां बैठ सकती है, तो कोई भी जा सकता है। मैंने बच्चों को यही बताना शुरू किया, मैंने शिक्षकों को यही बताना शुरू किया कि मेरे जैसा एक मामूली इंसान, एक मामूली आदमी एक निरी देहात से निकल करके सूबे के तख्तगाह में इतना बड़ा मकाम बना सकता है, तो व्हाई नॉट यू, तुम भी कर सकते हो। वो बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। आज मैं सफल हूं। मेरी कहानियों के किरदार कहीं से भी काल्पनिक नहीं है। नाम, घटनाएं, घटनाएं तो बिल्कुल सही। नाम हमने किसी की निजी जिंदगी को प्लेटफॉर्म पर न दे करके सिर्फ नाम बदला है, उनका मकाम बदला है, लेकिन स्थितियां बिल्कुल हूबहू वही है जो होनी चाहिए। और सचमुच वो बेटियां हैं जो अपने वजूद की आखिरी जंग लड़ रही हैं। मैं सफल लोगों की कहानी कतई नहीं लिखता हूँ, मैं असफल लोगों की कहानी लिखता हूँ और उन्हीं लोगों में से सफलता की राह दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ मेरे जैसा आदमी अगर कामयाब हो सकता है तो भाई तुम भी निकलो, जागो, कर सकते हो। आपने अपनी किताब में माँ का जिक्र किया है,
जी जिन्होंने बाबूजी से छुपाकर आपको हौसली दी थी और कहा था कि जा जी ले अपनी जिंदगी। जी जी। अपनी माता जी की भूमिका के बारे में आप क्या बात कहना चाहेंगे? ये तो बड़ी टेस्टी है जी। प्रज्ञा जी। आपने तो इमोशनल कर दिया। जी ये सारे सारे दरवाजे बंद हो गए थे मेरी और ऐसी। 300 रुपये कोई देने को तैयार नहीं। जी जी। तब 100 125 रुपये लगते थे मुंबई जाने में। और माँ जानती थी कि अगर ये मुंबई नहीं जाएगा तो ये मर जाएगा। एक लड़का है, इसको जाना चाहिए। और तब उसने अपनी हंसुली, उस समय औरतें जो थी वो गले में पहनती थी, बेच दिया हमने और मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। आगे की कहानी किताब में है। तो मैं अम्मा को याद करता हूँ और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विज्ञापनों का दौर भले ही आसमान को छू ले। 300 करोड़ की फिल्म बनाई जा रही है तो 300 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च हो रहे हैं। मैं कोई विज्ञापन नहीं करता हूँ, मैं दिल की बात कहता हूँ। कहते हैं दिल की बात दिल से कही जाती है, और दिल की बात बड़ी मुश्किल से कही जाती है। नजारा तो तब खड़ा होता है जब दिल की बात भरी महफिल से कही जाती बहुत है। एक कोशिश की कि अपने ईमान की बात करूं और दिल की बात करूं। दिल तक पहुंच रही है। और लोग, रुकना नहीं राधिका को पाठकों ने बेस्ट सेलर बुक और मुझे बेस्ट सेलर राइटर बना दिया। बिकना पहाड़ी को बेस्ट सेलर बुक और बेस्ट सेलर राइटर मुझे बना दिया। आज पारस मणि भी वैसे ही संघर्ष कर रही है, बेस्ट सेलर के रास्ते में है। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो यह भी बेस्ट सेलर बुक बनेगी। जब लेखक जो जिंदगी जीता है वह एकदम हूबहू, बिना उसमें कृत्रिमता का कोई चादर लपेटे, चाशनी डाले, और शब्दों को प्रस्तुत करने की सबकी अपनी अपनी कला होती है, अगर रख दे, ईमान की बात रख दे, तो वो जगह पाती है। आज भी हिंदुस्तान में 70 75% दिल से जीने वाले लोग जिंदा है। जमीर सबों का जिंदा है। हम तो दुनिया के दुनियादारी को लेकर के उसको मार डालते हैं, अपनी आत्मा को जागृत नहीं करते हैं। आत्मा तो हर इंसान में जग रही, बस जगाने की जरूरत है। बहुत मैं भी भावुक हो गई आपकी बातें सुनकर। और फिर भी आपने बहुत अच्छे से सहेजा अपने जीवन को, मेहनत से उसको ऐसा तैयार किया कि वो एक उदाहरण बन सके कि आदमी परेशानियों से बिखरता नहीं बल्कि और मजबूत होता है। और नए सिरे से शुरुआत की आपने आपके पिताजी के आशीर्वाद से, जैसा कि हम आपको पढ़ करके समझ पाते हैं। जब आप कहानियां बुनते हैं तो बुनने के दौरान आप पहले कथानक तय करते हैं या पात्रों को विकसित करते हुए स्वतः ये आकार लेती है? नहीं प्रज्ञा जी, मैं कुछ भी तय नहीं करता हूँ। मैं बस बैठ जाता हूँ लिखने और सब लिखा जाता है। हाँ, यह सही है कि जब एक बार लिखा जाता है तो दिल पर हाथ रख करके कहता हूँ कि अपनी लिखावट को मैं 100 बार पढ़ता हूँ। क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि जब तक यह रचना मेरे पास है मैं इसे संपादित कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। लेकिन जब यह समाज में जाएगी तो वह मेरी रचना नहीं रह जाएगी, वह समाज की हो जाती है। उसको कहीं से कोई विद्यार्थी कोट करेंगे, कहीं से उदाहरण पेश करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और बताया कि रुकता नहीं राधिका भिकना पहाड़ी पर वहाँ कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो अब बताइए, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरी तो योग्यता बहुत कम है। अगर कोई पीएचडी मेरी किताबों पर कर रहा हो और उन किताबों में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, तो लेखक तो कहीं नहीं टिक पाएगा। इसलिए यह जरूरी होता है कि उसे मैं 100 बार पढूं। 100 बार पढ़ने के बाद भी अगर मुझे महसूस होता है कि अब इसमें किसी भी जिम जेवर की, क ख ग की, ह्रस्व ई छोटी ई की मात्रा
और शब्दों का प्रवाह झरने की तरीके से शब्द अनावश्यक तात्समिक शब्दों का प्रयोग करके अपनी विद्वता को प्रकट करना, ये मेरे बस में नहीं। मैं जो हूँ वह पुस्तक में नजर आए, बस इतनी सी बात का ख्याल रखता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ। प्रकाशक और उनके जो संपादक होते हैं, वो लोग कोई वर्ड को चेंज करने के पहले 100 बार मुझसे संपर्क करते हैं कि सर, ये वर्ड यही रहेगा या इसके बारे में कुछ वैकल्पिक। अतः नहीं, यही रहेगा, यही रहेगा। मैं आपको बताऊं प्रज्ञा जी की बहुत बड़े बड़े प्रकाशकों ने कहा, मुझसे ऑफर दिया कि चंद्र साहब, हम आपको एक पैकेज दे रहे हैं, आप हमारे लिए लिखिए, लेकिन वो जो देशी शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हटा दीजिए, तात्समिक शब्दों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि हिंदी अभी पूरे हिंदुस्तान में आपके जो शब्द होते हैं उन शब्दों को समझना मुश्किल होता है। मैं क्षमा मांग लिया, क्षमा मांग लेता हूँ, कहा कि तब मैं मैं नहीं रहूंगा, मेरी आत्मा निकल जाएगी, वो तात्समिक शब्दों को मैं डाल नहीं सकता। हाँ, मुझे व्याकरण पर मेरी पकड़ है, कोई भी व्याकरण शास्त्र का जानकार मुझसे कहीं से भी पूछ सकता है, समाज संधि वगैरह के बारे में हर उपसर्ग और प्रत्यय पर हमसे जिरह जब बहस कर सकता है। लेकिन जब कहानी लिखने की बात होती है तो कहानी तो वह दुल्हन है, अगर ओवर मेकअप कर दिया जाएगा तो दूल्हा को पसंद नहीं आएगी। कुछ तो उसकी अपनी कुदरती खूबसूरती को रहने दिया जाए। सारी शैली है जो जो मुख्य रूप से देशज है। इसमें आपसे बातचीत पर मुझे समझ में आता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस बारे में, और संतोष आपको है। तभी लेकिन ये विचार आया कि बात को एक ऐसी रचना, एक ऐसी किताब लिखी जाए जहां पर जो हिंदी का मानक रूप है उसमें सारे शब्द हो, और एक नेशनल स्टेज पर उसकी व्याख्या हो। वैसे तो आप कह रहे हैं कि हिंदी इसकी जो आपकी लिखी जा रही है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उसकी चर्चा हो रही है, तो कभी विचार आया ऐसा कि एक उस तरीके भी लिखेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। समाज की गहरी समझ दिखती हो तो ये मेरा सौभाग्य है और परमेश्वर की कृपा है। वैसे मैं जीवन को संवेदना के साथ जीता रहा हूं और दिल से जीने वाला आदमी। बुद्धि मेरे पास नहीं है और बुद्धि का प्रयोग मैं कतई नहीं करता। हाँ, लिखना स्वभाव में जरूर है और लिखना मेरे लिए आनंद का विषय है। यह कोई सोसाइटी सर्विस नहीं है, समाज सेवा नहीं है, और इसलिए मैं इसका चयन नहीं करता। आनंद लेता हूँ, इस भाव में जो आ जाता है बस लिखनी चल जाती है। मेरी कहानियां कोई प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होती हैं, वे झरने की तरह है जिनका कोई कारण नहीं है। हाँ, यदि कोई चाहे तो उससे बाहर उसे कोई नहर निकाल ले और उससे सोते फोड़ करके खेतों तक पानी ले जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन उसका निर्माण किसी उद्देश्य विशेष से नहीं हुआ है, उनकी उत्पत्ति आनंद से हुई, स्वभाव से हुई। इसलिए चैन की माथापच्ची में कभी नहीं पड़ता। कहानी चलती है नदी की तरह, पात्र उसमें आते जाते रहते हैं। बहुत जरूरी बात। जो आपकी पहली किताब है, भिखना पहाड़ी, ठीक। जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो उसका अर्थ एक उस क्षेत्र के नहीं होने के कारण नहीं समझ पाते हैं। तो आप शीर्षक के पीछे क्या प्रेरणा थी आपकी, ये बताएं हमें। भीखना पहाड़ी, ये पटना शहर में एक मोहल्ले का नाम है। भीखना पहाड़ी बहुत प्रोमिनेंट इलाका है। कहा जाता है कि 5 पत्थर आप भीखना पहाड़ी में फेंकिए तो 4 पत्थर जो है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर पड़ते हैं। और वहाँ के लोग मजे लेकर कहते हैं, यहाँ के बेरोजगारों से लोगों का रोजगार चलता है और हर घर में लॉज होते हैं। सामान्य सा वहां पर नियम चलता है कि 2 4 बच्चों को रख लो, गृहस्थी चल जाएगी। तो उन सीमित संसाधनों में एक चौकी पर 4 4 बच्चे जो रहते हैं, या एक चौकी पर 2 2 बेटियां जो सोती हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल वगैरह होते हैं। मैं भी जिस मकान मालिक के यहाँ मैं किराएदार हूं, यहाँ भी मकान मालिक का लॉज चलता है।
यहाँ भी बेटे बेटियां यहाँ पढ़ते हैं। भिकना पहाड़ी में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं की विकलता एवं दयनीयता का मैंने उल्लेख किया है। किस तरीके से जिंदगियां यहाँ पर चलती है। यहाँ कोई विद्यार्थी समय अपना बचाने के लिए चावल दाल सब्जी नहीं बनाता है। समय नहीं है उसके पास। कोई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई कर्मचारी चयन आयोग की, कोई रेलवे की, कोई ग्रेड 4 की, ग्रेड 3 की तैयारी कर रहा है। यानी जितने लोग हैं लड़का लड़की सब कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। आईआईटी मेडिकल सारे लॉज इधर ही हैं और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इधर ही पड़े हुए हैं। सुबह में 7 बजे 6 बजे से आप उधर निकल नहीं पाएंगे, बड़ा जाम लगता है। लोग कहते हैं कि अब कोचिंग छूटा होगा उधर से मत जाओ हम्म। और मेन रोड से जाओ। हाँ। तो भीकना पहाड़ी जो कहानी संग्रह है उसमें कुल 24 कहानियां है। भीकना पहाड़ी शीर्षक कथा भी है। जी। पहली कहानी का नाम भीकना पहाड़ी है। इसके अलावा उसमें 23 और कहानियां हैं। तो वो जो बच्चे माड़ भात खा करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, उनके दर्द को महसूस मैंने किया। होली आती है, ईद आती है, तीज त्योहार आते हैं, छठ आते हैं। वाइफ कहती है कि वो देखिए ना ममता, छठ है घर नहीं गई है, मुंह लटका के बैठी है। तो हम लोग वाइफ हस्बैंड बात करते हैं कि ममता छठ में नहीं गई है, इसका मतलब है ममता वेरी सीरियस टू हर स्टडी। वो कैसे जाएगी? आने जाने में 3 दिन समय जाएगा और छठ उल्लास का त्योहार है, छोड़ दीजिए। आप क्या बना रही हैं? हाँ तो यही है, तो चलिए आज ममता का दावत किया जाए। हम लोग बुलाकर ममता को लाते हैं, खिलाते हैं और उसके साथ खाते हैं। कभी भीखन प्रमोद जो है, हजरत अहमद अररिया वाला जो है, ईद के त्योहार में घर नहीं जाता है। ईद आ गई है उसको मालूम नहीं है कि ईद आ गई। एक मुस्लिम लड़का जिसको मालूम नहीं है कि आज किसी दिन के बाद आज ईद है, कहाँ से सेवई बनाएगा? जी। जी। या होली के दिन ममता कहाँ से पुआ खाएगी? जी। तो हम लोग ठंडा पानी उन बच्चों को देते हैं हाँ। और कुछ घर में बनता है तो खिलाते हैं। वो बच्चे पूछते हैं कि आंटी अंकल आप लोग ऐसा क्यों करते हो? तो हम लोग कहते हैं कि बेटा हमारे भी बेटा बेटी कहीं इसी तरीके से किसी लॉज में पढ़ रहे हैं। अगर हम तेरे साथ खड़े हैं ना तो वहां भी कोई भाई बहन उन बच्चों के सर पर हाथ रखेगा। ये तो घर की बात है ना। और जब वो सफल नहीं होते हैं, पीटी निकला, मेंस निकला, भाइबा हुआ और लास्ट एग्जामिनेशन में उनको असफलता हाथ लिखती है, तो बाप रे बाप, उनका रोना और उनका पस्त पड़ना देख करके कलेजा फाट जाता है। अगल बगल के सब लोग ये मार कर चलते हैं, इस बार ये निकाल लेगा, इस बार ये निकाल लेगा, और नहीं निकलता है। तो बच्चे के माँ बाप तो परेशान होते ही हैं। यहाँ जो उसको चावल बेच रहा है, जो सब्जी बुआ दे रही है, जो किताब दे रहा है, वो लोग भी उदास होते हैं कि उफ, काश ये निकाल लिया रहता, बेचारा 4 साल से यहीं पड़ा है। मैं समझ रही हूँ आपकी भावनाएं और मैं खुद यहाँ बहुत भावुक हो गई हूँ। हालांकि अपनी बातचीत को मैं अगले प्रश्न से आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ। तो जी। मैं अगला अब सवाल आपसे रखती हूँ कि हमने देखा कि आपकी जो संग्रह की कहानियां हैं उसमें मानव अस्तित्व की जटिलताएं उभर कर आईं। वो आपके व्यक्तिगत अनुभवों की झलक रही जो आपने हमें बताया। आपकी कहानियों में सामाजिक मुद्दों की गहरी पड़ताल आपने किस तरह की वो भी बताई। लेकिन ये जो आज की जो जनरेशन है रमेश जी, जिसे हम जनरेशन जी, अल्फा इन्हें कहते हैं, इस दौर में क्या लेखन जो आपका है या किसी का भी लेखन है वो समाज में बदलाव लाने का माध्यम बन सकता है? बिल्कुल प्रज्ञा जी, ये कोई नया नहीं है, हमेशा से रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। लेखन कंटेंट का प्रेजेंटेशन से कहीं अधिक क्रिएशन होता है। प्रेजेंटेशन के माध्यम बदलते रहते हैं, कभी प्रिंट प्रमुख होता है तो कभी डिजिटल संसाधन। लेखन केवल माध्यम नहीं, यह मूल है। अमूर्त चिंतन को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया का नाम लेखन है। हाँ,
किताबों की मात्रा घट बढ़ सकती है, लेकिन लेखन का विकल्प नहीं है। यह कलम से आए या कंप्यूटर से, क्या फर्क पड़ता है? जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, आप जो कहानियाँ लिखते हैं, उसमें विषय थोड़े संवेदनशील होते हैं, चाहे वो स्त्री के मामले में हो, चाहे युवा बच्चों के मामले में हो। तो इन्हें लिखते समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती? मैंने शुरुआत में ही कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी को जो जिया है ना, जब उन चीजों को मैं रखता हूँ तो लोगों को लगता है, बेटियां पढ़ती है तो उनको लगता है कि नहीं, राधिका मैं ही हूँ। लड़के पढ़ते हैं तो कोई कहता है कि अरे, अररिया का अहमद मैं ही हूँ। या पारसमढ़ी पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि अरे, वो पूर्वांचल का पारस मैं ही हूँ, पूर्वांचल की मणि मैं ही हूँ। तो जब पात्रों से पाठक खुद को कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो लेखक की सफलता होती है। अपने अनुभवों और भावनाओं को शब्दों में समा पाना, भावनाओं के आगे आवेग को संभाल पाना बड़ी समस्या है। जब मैं उन्हें आमंत्रित कर देता हूँ तो वे मेरे अनुसार नहीं आते, आंधी तूफान की तरह आते। फिर उन्हें संभाल कर शब्दों में पिरोना आसान काम नहीं होता है। कह भी रहे हैं, संवेदनशील भी हैं, विषय तो यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। एक छोटी चुनौती समय निकालने की भी होती है, लेकिन यह छोटी ही होती है। मुझे याद है, मैंने अपनी सारी किताबों का लेखन गंगा किनारे बैठ करके किया है। गंगा किनारे गंगा बह रही है, किनारे शांत हैं, सीढ़ियां हैं, बैठने की कोई खास जगह नहीं है, लेकिन बैठने की वजह बहुत। खीरे और ककड़ी बेचने वाले, थोड़ी बहुत भुजा बेचने वाले कभी कभार हवाई दे देते हैं। सुबह 8 बजे वहां पर कुछ खा करके बैठता हूँ तो 2 बजे तक मैं लिखता हूँ। नीरव सन्नाटा सा रहता है, और वहां पर गंगा की लहरें अगर चल रही है तो आंखों से आंसू भी चलते हैं। जब मैं सिसकता हूँ तो भूजा और ककड़ी मेरे यही लोग दोस्त होते हैं, या उस जगह पर झाड़ू देने वाली औरत। वो लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। जब मैं फ्री होता हूँ तो पूछते हैं, लेखक जी किस कहानी में लगे हैं? तो जब मैं बताता हूँ कि तुम ही तो हो, तुम ही पर लिख रहे हैं, तो हम थोड़ा पढ़वाइएगा हम पर क्या लिख रहे कितना अच्छा। हाँ, हैं। जी जी। आनंदित करने वाली बात रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं उनको देखता हूँ कि वो अपने घर से कुछ चावल दाल लेकर के आती हैं, दोपहर में यहाँ खाती हैं सारी औरतें बैठ कर। को खाते हुए देख करके मुझे जो ऊर्जा मिलती है, लगता है कि मैं उनके साथ पंगत में बैठकर खा रहा हूँ। वो कहानी का सब्जेक्ट होता है। मैं चाहता हूँ उनकी बेटे और बेटियों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाऊं। बुलंदियों जी, जैसे जैसे बुलंदियों की तरफ जा रही है, पूरे वैश्विक रूप से अलग तरीके की समस्याएं भी तो घिर रही हैं। इसमें जो आपका एक देशज परिवेश है, उससे बाहर उठ के अगर आप देखें, हालांकि आप एक रचनाकार हैं तो जाहिर है आपकी नजर चारों दिशा में रहती है, हर तरीके का समाचार आप ग्रहण करते हैं। तो ये जो दौर है इस समय, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, युद्ध है, महामारी है, इसके समानांतर तेजी से बदलते वैश्विक और सामाजिक परिदृश्य हैं, इसमें जो आपके पात्र हैं, वो कैसे ढलते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और सामयिक है। ये बदलाव तो हो रहे हैं, और ये होंगे। आपको मैं स्मरण कराना चाहूंगा प्रज्ञा जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा में कहते हैं, परमात्मा तमाम विसंगतियों के बावजूद सृष्टि को मंगल की दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं ऐसे ही देखता हूँ, ईश्वर मंगलकारी है। इसलिए ये जितने भी शोध हो रहे हैं और दुनिया तेजी से बदल रही है, तो यह मंगलकारी ही है। मेरी एक कहानी उसमें आई थी, शायद आपने नजरसानी की हो, वतन वापसी। वतन वापसी हमारी जो कुछ दिन पहले जो कोरोना कोरोना का कालखंड आया था, बहुत सारे प्रकाशकों ने हमको फोन किया और कहा कि कोरोना पर कुछ लिखिए। तो मैं उनको मना कर देता था, कहा कि कोरोना शब्द सुनते ही लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, उस पर आप मुझसे क्यों लिखवाना चाहते हैं? उस पर मत दिखाइए, मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता। लेकिन लोगों ने इतना मुझे
परेशान कर दिया कि मुझे 8 खंड में एक कहानी लिखनी पड़ी, वतन वापसी। उस समय जब सारी दुनिया जो है परेशान परेशान थी, एक जगह से दूसरे जगह जाना बड़ा मुश्किल था। माँ मर गई है लेकिन बेटा जा नहीं सकता है, बेटा मर गया है बाप जा नहीं सकता है। मैं भी कोरोना से ग्रसित हुआ था, मेरी पत्नी भी कोरोना से ग्रसित हुई। सुबह से शाम तक हम लोग किसी तरीके से जिंदगी जीते थे, और टेलीफोन के माध्यम से दवाओं का नाम पूछ करके दवाएं लाते थे। और एक रात गुजर जाती थी तो समझते थे कि आज जीना लिखा है, आज जीना लिखा था। अगल बगल मैं जहाँ पर रहता हूँ वो गुलबी घाट है, वहाँ 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाशों की वो लगा रहता था, और हर लाश के पीछे एक से दो आदमी, और कोई नहीं रहा, न कोई रोवन हारा। उस काल खंड को भी हमने लिखा था, वतन वापसी। दो डॉक्टर हिंदुस्तान लौटते हैं उस कहानी में, ये मान करके लौटते हैं कि बहुत हो गया, माँ बाप को छोड़ करके वतन से बाहर बहुत पैसे कमा लेना, बहुत बड़ी जिंदगी जी लेना, और ग्रीन कार्ड होना, पासपोर्ट जारी होना, बहुत हुआ। मेरे मेरे दोनों किरदार वतन को लौट जाते हैं। लौटते हैं तो एक तो अपनी माँ से नहीं मिल पाता है, तो अपने गांव के तमाम सारी माओं को अपना माँ बना देता है और वापस नहीं जाता है। वतन वापसी कहानी है, आप कभी पढ़िएगा। तो आप मैं यही मानता हूँ, इसलिए जितने भी आज शोध हो रहे हैं वो ठीक है, दुनिया तेजी से बदल रही है, यह मंगलकारी ही है, इसको नहीं रोका जा सकता और रुकना भी नहीं चाहिए। जो राइटिंग है, लेखन है आपका, उसमें देशज शब्दों की एक आत्मा है। अगर हम अनुवाद की बात करें तो जब अनुदित होंगी आपकी कहानियां तो पूरे जो सोल है आपकी राइटिंग का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आज के दौर में अगर मुझे कोई दे, है ना, प्रेमचंद जी की कोई कहानी मुझे दी जो उन्होंने लिखी हो और अधूरी रह गई हो, तो मैं उसको मंजिल तक पहुंचा दूंगा, और कोई नहीं कहेगा कि ये प्रेमचंद ने नहीं लिखी है। हाँ, प्रेमचंद जी ने 2 पेज लिखा, उसके बाद वो नहीं लिख सके। या फणीश्वरता रेणु जी ने 4 पन्ने लिखे, 4 पन्ने के बाद उन्हें लिखना था, उस धरती से चले गए। मुझे वो कहानियां दी जाए, मैं उन कहानियों को एंड तक पहुंचा दूं। आपको बताते हुए प्रज्ञा जी मुझे खुशी हो रही है, जब मेरी किताबें नहीं आती थी तो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेणु जी के परिवार में उनकी तमाम सारी बहुएं, उनके बेटे मेरी कहानी पढ़ते थे, और उन लोगों को एक टेलीपैथी टाइप का एक अट्रैक्शन उन लोगों को लग रहा था कि बिहार में ये बंदा कहाँ है, कौन है। संयोग से एक इंटरवेनर मिल गए, राजेश जी, जो मूर्तिकार है, उनकी मूर्ति कला की मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, वो मेरे लेखन कला के वो फैन है। तो उन्होंने बताया कि रमेश जी हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या रमेश जी को कभी इच्छा नहीं हुई कि रेणु जी की मिट्टी को प्रणाम करने आते। मैंने कहा कि अगला साल 1 जनवरी मेरी आंख उन्हीं के घर में खुलेगी, और 2020 के दिसंबर 31 दिसंबर को मैं चल दिया। 2021 की 1 जनवरी मेरी आंख खुली तो रेणु जी का आना, मुझे कुछ भी वहां नया नहीं लगा, मुझे कुछ भी वहां नया नहीं लगा, या मैं उन लोगों के लिए भी कतई नया नहीं था। ऐसे ही बहुएं बात करती थी जैसे उनके घर का एक सदस्य, बड़े भैया वैसे ही बात करते थे। आखिर ये सब कैसे हुआ? मैं उस कमरे में भी घुस के उस कमरे में भी आधे घंटे तक बैठा, जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी ने तीसरी कसम लिखी थी। मैं उनके आंगन से निकलते पागलों के तरीके से गाँव में निकलता था, लोग पीछे पीछे दौड़ते थे। मैं कहता था कि वह ये जो ताड़ का पेड़ है ना, यही से इसी को गिनते हुए संबदिया गया होगा मालकिन को संदेश देने के लिए। ये देखो, ये जो सामने जो घर है ना, यहाँ पर जो नाथ खूटे पर बैल जो खा रहे हैं ना, यही कभी हीरावर रहा होगा जो अपने बैलों को उदास आंखों पे लिए हुए बैलों को सानी पानी दे रहा होगा। वो जो फार्मेसी का रेलवे स्टेशन है, वहीं से हीरावर अपने बैलों को लेकर के चलता रहा होगा, और तीसरी कसम खाया होगा कि फिर किसी गाने वाली बजाने वाली को
अपनी बैलगाड़ी पर नहीं बैठाएंगे। तो जिसे मैं ओढ़ता भी चाहता हूँ, सिर्फ वही गजल आपको सुनाता हूँ। मैं वहां 12 घंटा ही रहा। आपसे बातें करके और आपकी बातें सुन के दोनों ही तरह से लग रहा है कि आप निजी जीवन और साहित्य के एक ऐसे संगम में जीते हैं जिसमें आपने एक अपनी एक सुंदर मनोरम दुनिया बनाई है, जहां पर आप अपने जीवन के भोगे हुए यथार्थ को बहुत ही पठनीय तरीके से लिखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए साहित्य या मेरे लिए किताबें जो है मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। मेरे लिए अर्थोपार्जन कतई नहीं है। मैं किसी भी प्रकाशक से आज तक मैंने कभी किसी तरह की कोई रॉयल्टी नहीं ली है। वेतन जो है, उस वेतन में जीता हूँ, गुर्बत में जिंदगी जीता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी मेरी जिंदगी बड़ी हाई फाई हो। मुझे डर लगता है कि कहीं हाई फाई जिंदगी मुझे मेरे अस्तित्व से मुझे दूर न कर दे, और मैं तब वो दिन मैं मर जाऊंगा, वो दिन मेरा नहीं रहेगा। तो मैं उसी जगह पर रहना चाहता हूँ। शहर से निकल करके गांव की तरफ भागता हूँ, गांव से निकल करके शहर रोटी के लिए आता हूँ। जैसे ही रोटी मिल जाती है मैं गांव को भाग जाता हूँ। मैं शहर को संसाधन के रूप में देखता हूँ, शहर में मेरी आत्मा नहीं रहती। पाठकों से क्या अपेक्षा है आपकी? पाठक तो आपके गांव में भी हैं, शहर में भी हैं। जी हाँ। तो देखिए, शहर में जो हमारे जो पाठक हैं, वे दो तरह के पाठक हैं। एक तो वो पाठक हैं जो गांवों से निकल करके यहाँ कतिपय कारणों से या तो नौकरी कर रहे हैं, या यहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। तो वो तो मेरे ही वो पाठक हैं जो मेरा समाज है, मेरे साहित्य का समाज है। यहाँ के जो बासिंदे जो होते हैं, उनमें बड़ी गरीबी। यहाँ के लोग पटना में जिनका अपना पुश्तैनी घर है, मकान है, वो जो है ना, वो बहुत कम डेवलप कर पाए। बाहर के लोग ही आकर के डेवलप कर पाए। तो मैं उनको भी, जब कहानी किताबें जाती है, जैसे अखबार में मेरी कहानी छपी थी नालायक, हजामत बनाने वाले एक नाई ठाकुर की कहानी थी, और वहां मैं बाल कटवाने के लिए गया था। तो अखबार में कहानी छपी थी, तो मैंने कहा कि ये ठाकुर जी, ये अखबारों में जो कहानियां है इसको मैं काट करके ले लूं। तो हमको डांट दिया, कहा कि बहुत दिन के बाद तो मेरी अपनी कहानी आज कोई लेखक लिखा है ना, आपको मैं क्यों दे दूं, जाइए अखबार किन लीजिए, 4 रुपये का अखबार मिलता है। मैंने उसको नहीं कहा कि ये नालायक का लेखक वही नालायक मैं हूँ जो यहाँ बैठा हूँ। बहुत ही रोचक इंसिडेंट आपने बताया यहाँ पर। इसके अलावा एक और सवाल रहेगा मेरा कि एक लेखक के रूप में आपकी अपनी प्रिय कृति कौन सी है? अब ये आने वाली है, और उसके लिए चावल जो है ना, वो पटोली में डबक चुका है। वो जो आएगा, वो क्या कहेंगे, वो साहित्य जगत में भूस्खलन टाइप का होगा, और सबकी निगाहबानी उधर होगी। क्योंकि वो एक यथार्थ की जमी पे, सरजमी पे वो निकल करके आएगा। वैसे तो सारी, जैसा आपने कहा कि सारी कहानियां तो लेखक को अपनी पसंद होती ही है। रुकना नहीं राधिका में है एक कहानी आपने पढ़ी होगी, वह कौन थी, जी। है ना। वह कौन थी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की कहानी है। और जैसा कि मैं समर्पण में अपनी किताबों में लिखता हूँ कि 300 रुपये माह से ही करके मैं गया था मुंबई में। तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत मैंने लिखी। मुझे बहुत कुछ काम करने हैं, परमेश्वर की कृपा चाहिए। और आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है प्रज्ञा जी की, रुकना नहीं राधिका की जो टाइटिल स्टोरी है, इसको एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने हमसे इसका कॉपीराइट ले लिया है, जो इस पर फिल्म बना रहे हैं। और इसमें जो चौकीदार का करेक्टर है, उसको अभी आपके मंच पर कहने की मतलब मुझे मतलब मनाही है, लेकिन नामचीन एक शख्सियत उसको प्ले करेंगे रुकना नहीं राधिका पर। और पारसमणि पर भी काम लोग कर रहा है। देर समय कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मुझसे जब कभी ये लोग, बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले होते हैं, जो कमर्शियल काम करते हैं, पूछते हैं कि कॉपीराइट में अमाउंट क्या भरते हैं, हमने कहा कि कुछ नहीं यार, आप करो ना, आप लिखो ना, आप लिखो, और इस उद्देश्य से बनाओ कि हमारे
हमारे सूबे की बेटियों की तरक्की हो, चाहे वो पंजाब की बेटी हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो। बस आपके यहाँ एक मुंबई से एक पत्रिका आती है प्रज्ञा जी, नवनीत। जी। नवनीत आती है ना। जी। तो नवनीत में मेरी कहानियां छपती हैं। तो एक बार गलती से 600 रुपये मेरे नाम पर आ गए। मेहनताना लेखकों को यही मिलता है। खैर, 600 रुपये आ गए। और मेरी और किताब मैंने देखी, उसमें मेरी कोई कहानी नहीं छपी थी। तो मैंने संपादक जी को फोन किया कि सर, ये देखिए ना, 600 रुपये मेरे अकाउंट पर आ गए हैं और मेरी कोई कहानी नहीं छपी है। तो मैं इसको, हो सकता है कि मैनेजर ने भूल कर दिया हो, मैं इसको वापस कर रहा हूँ, हमको अकाउंट नंबर दिया जाए। तो कहे कि नहीं नहीं, वापस करने की जरूरत नहीं है। आप ही के नाम करके एक लेखक है, रमेश चंद्र शाह, है ना। तो उनकी कहानी छपी है, गलती से हमारे मैनेजर ने, प्रबंधक ने उनके अकाउंट पर न डाल करके आपके अकाउंट पर डाल दिया। तो रमेश जी, पैसा मत वापस कीजिए, इस पैसे को अपने अकाउंट पर रखिए, एक और कहानी लिख दीजिएगा इसी के बदले। तो हमने कहा कि भैया, पैसे के लिए तो मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन आपने कह दिया तो मैं दो कहानी आपको भेजता हूँ, बारी बारी से आप छापते रहिएगा। यानी 300 रुपया में एक कहानी। बड़ी हंसे हम लोग। ये हंसी पैसे की नहीं थी, ये हंसी उस संपादक की व्यथा है, ये हंसी उस लेखक की व्यथा है। आज देखिए, आय हाय, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अरे क्या दर्द है भाई। जी। चंद, रेणु या रमेश चंद्र या कोई भी, इनकी किताबें सड़कों पर सजी है, खरीदार नहीं है। सड़कों पर, जमीन पर पड़ी हुई रहती है। जी। अब आप लोग जैसे बुद्धिजीवी पढ़ ले, खरीद ले, अलग बात है। लेकिन जूते जो है ना, और सैंडल 5-5 हजार रुपये में एसी शोरूम में बिकते हैं। जिस दिन ये किताबें एसी और शोरूम में सजाए जाने लगेंगे और जितने सचमुच सड़कों पर बिकना शुरू कर देंगे, उस दिन सचमुच हम विश्व गुरु बन जाएंगे। हमें हमें चाहिए, इस मुल्क को चाहिए कि लेखकों का सम्मान करें, लेखकों को इज्जत दे। ये वही प्रजाति है जो घर से खाती है और बाहर जा करके साहित्य का सृजन करती है। बड़ी अभाव में लोग जीता है। और जिस दिन ये लोग 5 स्टार होटलों में बैठ करके लिखना शुरू करेंगे ना, साहित्य का गला घोट देंगे। हम्म। इनको जीना होगा उसी जगह से जहां से तारसप्तक का ये सुर लगाना चाहते थे। बहुत ही भावुक कर देती हैं आपकी बातें, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं कहने के लिए। फिर भी मैं आपसे एक नए लेखकों के लिए आगे अगला सवाल रखूंगी। युवा लेखकों के लिए आप क्या सलाह देंगे? और लेखन जो है वो एक स्वाभाविक प्रतिभा है या इसे अभ्यास और अनुशासन से निखारा जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यास से तो, आजकल तो यूनिवर्सिटी में लेखन का कोर्स चल गया है, सब कुछ है। बहुत कुछ इसमें निखार पैदा किया जा सकता है, शिप किया जा सकता है। जब इंजीनियर बनाया जा सकता है, डॉक्टर बनाया जा सकता है, तो लेखक भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें जिस तरीके से साहित्य की, जिस तरीके से संगीत की साधना जो है ना, आखिर घरानों में क्यों सिमट करके रह गए। वही तबला और वही नाल और वही ढोलक और वही स्टिंग जो घराने बजाए, तो उनको पद्मश्री और क्या क्या अवार्ड दिया गया, और आज उनकी तस्वीरें दीवारों पर लगी। और वही साज चाहे मिथिलांचल में बजे या दरभंगिया ड्रामा पार्टी में बजे, तो उसको हम हिकारत की नजर से देखते हैं कि नचनिया है, भजनिया है। मेरी एक कहानी नचनिया है, उसमें मैंने नचनिया को महिमा मंडित किया है। तो साज जो की है, घरानों के हिसाब से उनकी कीमत घटती और बढ़ती है। वही काम एक नाच में कलाकार कर रहा है, तो नचनिया बजनिया है। आज मैं लौट रहा था, तो सड़क पर मैंने देखा एक बैंड बाजा वाले तैयार हो रहे थे। वो कपड़े ड्रेसअप कर रहे थे, रात में कहीं उनको शादी समारोह में भाग लेना है। तो मैं आगे बढ़ा, फिर पीछे लौटा और पूछा कि भैया, एक साटा का कितना मिलता है। एक आदमी कहा कि 10 घंटा बजाएंगे ना मालिक, तो 500 रुपया मिलता है।
कलेजा फट गया, कलेजा फट गया कि 500 रुपया में ये चादर और बोरे जैसा ही देश बना रहेगा। 10 10 किलो का वो ड्रम और 15 किलो का बड़ा वाला ड्रम इसको लेकर के ढोएगा और 500 रुपया कमाएगा। कलेजा फट जाता है जब वो फिस्टिंग में सुर लगाता है, क्लेरिनेट में सुर लगाता है। पाता कितना है? 500 रुपये। और बैंड बाजे वाले को, नाच वाले को, सारे लोग खाना खा लेंगे तब इनको खाने की एंट्री मिलती है। कारण, इनको हमने हाशिए पर रखा है। मैंने एक कहानी लिखी थी, हिंदुस्तान बैंड, कभी पढ़िएगा। जो हाशिए पर लोग जीते हैं, तो इस तरीके से न्यू कमर्स, जो न्यू राइटर है, उनका बहुत स्वागत है। हम लोग अजर अमर थोड़े हैं, और हम लोग बराबर इस धरती पर थोड़े रहेंगे। मैं कोई बहुत स्थापित और बहुत बड़ा राइटर नहीं, बस एक शुरुआत सी है, भावनाओं का उफान है, जो जीता हूँ उसको बयां कर रहा हूँ। लोग आए, लेकिन लिखते समय हमेशा सावधान रहे कि आप दूसरे के लिए लिख रहे हैं। भले विचार आपके हैं, प्रस्तुति आपकी है, लेकिन जिस समय आप इसको सोशल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, या जिस समय आप इसको लिपिबद्ध करके किताबों के शक्ल में पिरोएंगे, डालेंगे, किताबें शाया होंगी, प्रकाशित होंगी, तब नाम भले आपका रहेगा। अगर आपने सचमुच एक समाज का सृजन करने के लिए लिखा है, तो पाठक आपको गले लगाएंगे। जी। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नए पाठकों को भी लोगों ने बहुत ही गंभीरता से पढ़ना शुरू किया है। लोग तवज्जो दे रहे हैं। अभी विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में, हम लोग को, जैसे मैं भी नया ही लेखक हूँ, हमारी लोग कहता था कि वहां पर बड़े बड़े लोग जाते थे, पूछते थे कि इनकी किताबें कहाँ है, तो लोग नाम पूछते थे और खोज करके देते थे। और वहीं पर मेरी सारी किताबें सामने डिस्प्ले पर रखी गई थी। किसी को पूछना नहीं पड़ता था, अपने से उठा लेता था। कभी कभी तस्वीरें आती थी, मैं देखता था। तो नए पाठकों को हौसला बुलंद करके लिखने की जरूरत है, और अंधा अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा व्याकरण शास्त्र पर ध्यान देने की जरूरत है, अलंकार पर विशेष तवज्जो देने की जरूरत है। अगर अ से कोई आप वाक्य लिखना शुरू कर देते हैं, आम आपने लिखा तो अमरूद लिखिए, अनानास लिखिए, ये सब फल ही है। और आम के बाद अगर केला लिखते हैं, तो आम के बाद केला भी फल ही है, कोई दूर नहीं है। लेकिन अ से शुरू वाले होने वाले तमाम सारे फलों को एक साथ रखिए ना, और क से शुरू होने वाले तमाम सारे फलों को एक साथ रखिए। इससे प्रवाह झरने के तरीके से होगा, और पाठक जैसे रसगुल्ला खा रहा है, उसमें एक भी वर्ड अगर कंक्रीट का चला गया, एक पत्थर जैसा चला गया, रसगुल्ला रसगुल्ला आप खा रहे हैं, और दांत नीचे वाला, चहु वाले दांत के नीचे अगर एगो कंकड़ मिल गया, तो सारा रसगुल्ला लोग फेंक देता है। उसकी लज्जत खत्म हो जाती है। वैसे ही साहित्य है, उसमें प्रवाह प्रवाह, साहित्य का प्रवाह बहुत मायने रखता है। कोई भी ऐसा अल्फाज, कोई भी ऐसा शब्द जो कंक्रीट की तरीके से पाठकों के दिमाग पर ठक से लगेगा, तो किताब के पन्ने को मोड़ करके रख देगा। अगर बाद में देखेंगे। बहुत ही शानदार ये बातचीत रही। और इस पूरी चर्चा में, इस पूरे साक्षात्कार में न सिर्फ आपका जीवन परिचय मिला, आपकी साहित्य बोध का परिचय मिला, और आपके जीवन से जुड़ी बड़ी गहन बातों से कैसे साहित्य का सृजन आपने किया, उसका उसकी एक झलक मिली। बात के सिलसिले को अब हम अंत पर ले आए हैं, पूरी चर्चा को अंत पर ले आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी किसी भी कहानी या किसी भी उपन्यास के एक अनुच्छेद से पाठ करें। एक अनुच्छेद प्रज्ञा जी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सब धन्यवाद आपको। अभी जो मेरी 5वीं पुस्तक आई है, पारसमणि, इसका एक शुरुआती पैराग्राफ मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। जिस बहुत मकान के यहाँ मैं रहता हूँ, है ना, तो उनके बगल से होकर के एक रास्ता गुजरता है। एक दुकानदार है, अर्जुल भाई नाम है। वो नहीं जानता है कि उसका नाम किताब में आ गया है। वो मुझसे भी बड़ा ठग से व्यवहार करता है। मैं तो सामान्य आदमी हूँ, वो नहीं जानता है कि मैं
थी शिक्षा विभाग का, ये हूँ वो हूँ। मैं लुंगी पहन करके, चप्पल पहन करके जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करे जैसे स्टूडेंट के साथ करता है, और जैसे आम लोगों के साथ करता है। जैसे ही सामने वाले को मालूम होगा कि अरे ये प्रज्ञा जी है, सत्तल रेडियो वाली, ये दीदी है वो, तो लोग संभल करके और दिमाग से बात करने लगे। और जैसे ही लोग दिमाग से बात करना शुरू करेंगे तो दूरी बढ़ती है, वह चीज नहीं मिलेगा जो दिल से कही जाती है। तो पारस मणि के शुरुआती वही फरदुल भाई के दुकान से शुरू होती है। मेरी कहानी का जो कैरेक्टर है पारस, वो उसके पास पहुंचता है, कहता है कि फरदुल भैया 34 का चावल, 10 की दाल और 5 का परवल दे दो, प्लीज थोड़ा जल्दी करो। पारस नॉन स्टॉप बोला। श्री लक्ष्मी गणेश को अगरबत्ती दिखाता फरदुल ने ऐसे घूरा जैसे किसने गुर्दा मांग दिया। सुबह सवेरे बात बोहनी की न होती तो टके सा जवाब देता, मगर चुप रहा। पूजा पूरी की और सौदा तौल दिया, बंदा लिया और झटके से निकला। फिर तुरंत पलटा और रिदियाया, भैया 4 रुपये अभी बच रहे हैं, बुरा न मानो तो 4 दाना मसाला। दृष्टि तन गई फरदुल की, आंखें नचाकर बोला, अब 4 में तुझे क्या चाहिए, जीरा मिर्च या हल्दी? आदना से एक चॉकलेट भी 5 का आता है, मुट्ठी भर नमक तो दे दो, आज मार भात ही सही। बोलकर बंदे ने पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा निकाला और रट्टा मारने लगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है डॉट डॉट डॉट। भारदुल मन ही मन भुनभुनाया, 50 पॉकेट में नहीं रहते, मगर बातें आसमान ऊपर फेंकेंगे। कभी पटना पार हुए नहीं, लेकिन लंका, जापान और बर्मा कैसे बखान करेंगे जैसे वहां की सगरी गली कूचा रौदाय हो। लपेट लपेट कर लंबा हाँकने में इन लॉज वाले लड़कों का जोड़ नहीं है। आज शाम लौटू बाबू, फिर तेरी हजामत बनाता। उधारी सैकड़ा पार चली गई, मांगो तो मौनी बाबा की तरह दमी साध कर बैठ जाता है, देने में नानी मरती है। ओह, भरतूर भी क्या करे, जब से लाल मोहन लॉज के 3 लड़के 1400 का चूना लगाकर चले गए, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। अब न उधो की लेनी, न माधव की देनी, एक हाथ से लेता है, दूसरे हाथ से देता है। परंतु पारस में ऐसा क्या देखा कि कमजोर पड़ गया, गाहे बगाहे दे ही देता है। आखिर वह भी कोई टाटा बिरला थोड़े है कि खैरात बांटता फिरे। खैर, खींच कर नमक दे दिया। बंदे ने बाज बहादुर सी छलांग लगाई और हवा हवाई हो गया। ये पारसमढ़ी कहानी का ये फर्स्ट पैराग्राफ है। जी यहीं से कहानी शुरू होती है। जी। तो रमेश चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शदल रेडियो को आज समय दिया। और इसी के साथ इस पूरी चर्चा को यहाँ पर मैं विराम देना चाहूंगी। इस बातचीत को हमारे सभी श्रोता स्पॉटिफाई एवं यूट्यूब पे सुनेंगे। और तब तक के लिए मैं प्रज्ञा मिश्र यहाँ से आपसे इजाजत चाहूंगी। हम जुड़ते रहेंगे, आगे भी आपकी अगली किताब आएगी उस पर किताब पे चर्चा करेंगे। और व्यापक रूप से बातचीत होगी कि किस प्रकार देसी जो लेखन है वो समकालीन लेखन के साथ किस तरह से फलता फूलता और साथ साथ पैरेलल आगे बढ़ता है। ये सारे कुछ सवाल हैं जो आज रह गए हैं, जिन्हें मैं अगले बार के लिए छोड़ रही हूँ। तो मैं यहाँ अभी सभी श्रोताओं से भी इजाजत लूंगी और आपसे भी इजाजत लूंगी। तो हम इस कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप आज का जो अनुभव है बातचीत का, और वो भी उस पर कुछ टिप्पणी अवश्य करें, और श्रुतदल रेडियो के लिए 2 शब्द अवश्य कहें। बहुत अच्छा लगा प्रज्ञा जी, आपके इस मंच से बातचीत करके। मैं तो रेडियो का बहुत पुराना श्रोता रहा हूँ। ये आज भी रेडियो से किसी न किसी माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे रेडियो के साथ मुझे वो अनुभूति होती है जैसे मैं दिमाग से देख रहा हूँ, आंख से नहीं दिमाग से देख रहा हूँ। कान भले सुनते हैं, लेकिन देखता तो दिमाग ही है। जैसे कोई सूरदास जिसके पास नेत्र ज्योति नहीं है, वो सिर्फ कान से सुन सकता है, और जो कान से सुन करके जो जहन से कल्पना करके शब्दों में उछाल पैदा होता, क्या बात, हाय हाय। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं अचला शर्मा जी का फैन रहा। आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था, वही अचला दीदी मुझसे बात कर रही थी, मेरे हौसले भी बुलंद करती थी। हालांकि प्रज्ञा जी, आप उम्र
उम्र सापेक्ष मुझसे बहुत छोटी होंगी, बहन बेटी जैसी हैं। लेकिन आपकी बातों में जो गांभीर्य मैंने देखा, और आधुनिक साहित्य के परिमार्जित करने के लिए और नए लेखकों को परिमार्जित करने के लिए आप में जो तड़प देखी, और अपने मंच के लिए आपके पास जो मिसाल देखी, कुछ करने की तमन्ना देखी, वो काबिले तारीफ है। बहुत जगह हम लोग अपनी इंटरव्यू या जो कुछ भी हम लोग देते रहते हैं, लेकिन नपे तुले शब्दों में आज आपने कमाल कर। 100 बार मिलके भी यही तमन्ना रही, हम बार बार मिलेंगे अगर जिंदगी रही। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा इस एपिसोड को आपके साथ करके। और हर बातचीत एक यात्रा होती है, और इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और सबसे अच्छी बात जो पूरी बनावटी दुनिया में, रमेश जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके जैसे सच्चे और भावुक लोग और भी हों, और हमें मिलते रहें। तो एक एक कहा जाता है ना कि हमारे से वही लोग, वैसे ही लोग मिलते हैं जैसे हम हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसी भावुक और थोड़ा सा साहित्य में डूबने वाली व्यक्ति हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे इस दुनिया की भीड़ में सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे परिचय हुआ। तो मैं हर उस परिवेश की शुक्रगुजार हूँ जो जिसने मुझे आपसे मिलवाया है यहाँ पे। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ हम अंत करते हैं। नमस्कार।